नमस्कार। आज हम एक ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में मतलब हजारों लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है और उनकी जिंदगी तबाह कर दी है। ये है पिग बुचरिंग स्कैम। हाँ, इसका जो चीनी नाम है शा जू पान, उसका मतलब ही है सुअर को मोटा करके काटना। सुनने में ही कितना अजीब और डरावना लगता है। बिल्कुल, और ये नाम ही इनके काम करने का तरीका बता देता है। पहले शिकार का भरोसा जीतना, उन्हें भावनात्मक रूप से फाइनेंशियली मोटा करना और फिर एक झटके में सब कुछ लूट लेना। मतलब ये कोई आम घोटाला नहीं है, ये एक सोची समझी बहुत ही क्रूर रणनीति है। सही कहा। और ये स्कैम देखिए, शुरू तो हुए थे चीन से 2016-19 के आसपास। अच्छा। हाँ, पहले डेटिंग साइट्स पे ज्यादा थे, फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स, यहाँ तक कि लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर भी फैल गए। लिंक्डइन पर भी? जी हाँ, ये जो पुराने रोमांस स्कैम या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होते थे ना, ये उसका ही एक, आप कह सकते हैं, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा एडवांस्ड रूप है। इसमें साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है। और शायद इसकी गंभीरता सिर्फ पैसों के नुकसान तक ही सीमित नहीं है। हमने सुना है इसमें संगठित अपराध और मानव तस्करी का भी एंगल है। बिल्कुल, और यही बात इसे और भी ज्यादा भयानक बना देती है। ये स्कैम्स अक्सर बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट चलाते हैं जिनका बेस साउथ ईस्ट एशिया में है, जैसे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस वगैरह। अच्छा। और ये गिरोह करते क्या हैं कि ये लोगों को नौकरी का झूठा वादा देकर तस्करी करके लाते हैं, फिर उन्हें जबरदस्ती हिंसा की धमकी देकर इन स्कैम सेंटर्स में काम करवाते हैं। ओह, तो मतलब शिकार से वो लोग नहीं है जिनका पैसा जाता है? नहीं, यहाँ दो तरह के पीड़ित हैं। एक वो जिनसे पैसा लूटा जाता है और दूसरे वो लोग जिन्हें ये स्कैम करने पर मजबूर किया जाता है। वो खुद ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मॉडर्न स्लेवरी यानी आधुनिक गुलामी के शिकार हैं। ये तो वाकई बहुत ही डरावनी तस्वीर है। तो ये समझना जरूरी है कि ये मुद्दा आज इतना अहम क्यों हो गया है, मतलब इसकी अर्जेंसी क्या है। देखिए, इसकी तात्कालिकता है इसके तेजी से फैलने में और इसके कारण होने वाली भारी वित्तीय तबाही में। आप आंकड़े को देखें तो चेनालिसिस की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ क्रिप्टो फ्रॉड ही 2024 में लगभग $9.9 बिलियन का था। $9.9 बिलियन? हाँ, और इसमें पिग बुचरिंग का हिस्सा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, करीब 40% सालाना। कुछ रिसर्चर्स का तो अनुमान है कि 2020 से 2024 के बीच दुनिया भर में लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया बेस्ड इन स्कैम्स में करीब $75 बिलियन खो दिए हैं। $75 बिलियन? ये तो एक वैश्विक आर्थिक संकट जैसा लग रहा है ही। ये कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। और शायद कोविड-19 महामारी ने इसे और बढ़ावा दिया होगा। लोग ज्यादा ऑनलाइन थे, अकेले थे। बिल्कुल, महामारी के दौरान सोशल आइसोलेशन ने लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा निर्भर बना दिया। वो स्कैमर्स के लिए आसान टारगेट बन गए। और एक और बात हुई, साउथ ईस्ट एशिया में जो अवैध जुआ उद्योग था, उस पर जब सख्ती हुई तो वहां के क्रिमिनल ग्रुप्स इस पिग बुचरिंग जैसे ज्यादा मुनाफे वाले धंधे में आ गए। इसकी गंभीरता का कोई हालिया उदाहरण है? हाँ, एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला है कैंसस के हार्टलैंड ट्राई स्टेट बैंक के सीईओ शैन हेन्स का। 2023 में उन्होंने पिग बुचरिंग स्कैम में अपना पैसा गंवा दिया था। अच्छा। हाँ, और उस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने अपने ही बैंक से $47 मिलियन का गबन कर लिया। नतीजा ये हुआ कि बैंक डूब गया और उन्हें 24 साल की जेल हुई। ओह माय गॉड, मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति की बर्बादी नहीं है, ये पूरे के पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अस्थिर कर सकता है। बिल्कुल, यही इसकी भयावहता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये अपराधी आखिर करते कैसे हैं ये सब। इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है? क्या कोई तयशुदा प्रक्रिया है? हाँ, ये बहुत ही सिस्टमैटिक है। एक तरह से 4 चरणों वाली प्रक्रिया जो इसे इतना कामयाब और इतना विनाशकारी बनाती है। 4 चरण? कौन कौन से? पहला चरण है प्रारंभिक संपर्क, जिसे वो अपनी भाषा में पिग हंटिंग कहते हैं, मतलब शिकार की तलाश। अच्छा। स्कैमर किसी भी बहाने से संपर्क साध सकता है। हो सकता है एक अनजान नंबर से टेक्स्ट मैसेज आए, या डेटिंग ऐप पर कोई बहुत आकर्षक प्रोफाइल दिखे, या सोशल मीडिया पर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए। लिंक्डइन पर नौकरी का ऑफर भी हो सकता है, या रियल एस्टेट ऐप के जरिए भी। मतलब शुरुआत बहुत ही आम और मासूम लग सकती है, पता ही ना चले कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, यही चालाकी है। फिर आता है दूसरा चरण, विश्वास निर्माण। इसे वो पिग रेजिंग कहते हैं, यानी शिकार को पालना। पालना? हाँ, ये सबसे अहम और सबसे लंबा चलने वाला फेज है। हफ्तों महीनों तक चल सकता है। महीनों तक? जी, इसमें स्कैमर एक गहरा रिश्ता बनाता है। वो रोमांटिक हो सकता है या फिर दोस्ती का। वो अपनी एक झूठी पहचान बनाता है, शानदार लाइफस्टाइल की तस्वीरें शेयर करता है, मन गढ़ंत कहानियां सुनाता है।
और फिर धीरे धीरे बातों बातों में क्रिप्टो या किसी और इन्वेस्टमेंट का जिक्र करता है। अक्सर कहेगा कि मेरा कोई रिश्तेदार या दोस्त है जो इसमें एक्सपर्ट है, बहुत पैसा कमा रहा है। वो एक सुनहरे भविष्य का, आसानी से पैसा कमाने का सपना दिखाता है। ये तो बहुत ही महीन साइकोलॉजिकल खेल है, मतलब महीनों तक सिर्फ भरोसा जीतने पर काम करना। हाँ बिल्कुल, ताकि जब वो पैसे की बात करे तो शिकार को उस पर कोई शक ना हो। भरोसा इतना पक्का हो चुका होता है। समझ गई। तो तीसरा चरण क्या है? तीसरा है निवेश, परिचय और वृद्धि। जब भरोसा बन जाता है तो स्कैमर शिकार को एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या ऐप पर लाता है। ये ऐप या वेबसाइट दिखने में बिल्कुल असली लगती है, बहुत प्रोफेशनल, लेकिन होती नकली है। बिल्कुल। शुरू में छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करवाते हैं और उस पर अच्छा खासा पर नकली रिटर्न दिखाते हैं। ऐप में सब हरा हरा दिखता है। अच्छा। हाँ, और विश्वास पक्का करने के लिए कभी कभी शुरू में थोड़ी सी रकम निकालने भी देते हैं, विथड्रॉ करने देते हैं। ओ, ये तो बहुत चालाकी है। इससे तो भरोसा और बढ़ जाता होगा। हाँ, यही मकसद है। फिर वो धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू करते हैं। कहेंगे देखो अभी एक खास मौका है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, वीआईपी एक्सेस मिल रहा है, तुम और पैसा लगाओ, ज्यादा कमाओगे। और लोग लगा देते होंगे उस भरोसे में। बिल्कुल। और फिर आता है चौथा और आखिरी चरण, बुचरिंग, यानी काटना। ये कब होता है? ये तब होता है जब शिकार बड़ी रकम निकालने की कोशिश करता है। अचानक से सिस्टम में दिक्कतें आने लगती हैं। दिक्कतें? कैसी दिक्कतें? उन्हें बताया जाता है कि आपको पहले इतना टैक्स देना होगा या इतनी प्रोसेसिंग फीस देनी होगी, या कोई और बहाना, मतलब पैसा निकालने के लिए और पैसा मांगा जाता है। और अगर पीड़ित मना कर दे या शक करे तो स्कैमर सारा कम्युनिकेशन बंद कर देता है। फोन नंबर बंद, सोशल मीडिया प्रोफाइल डिलीट, वो इन्वेस्टमेंट वेबसाइट या ऐप गायब, सब खत्म। और पैसा? पैसा तो पहले ही जटिल क्रिप्टो नेटवर्क्स के जरिए घुमा फिरा कर लॉन्डर किया जा चुका होता है। उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कितना कपटपूर्ण और विनाशकारी है। क्या हमारे पास कुछ ठोस आंकड़े हैं कि असल में लोगों का कितना नुकसान हुआ है? मतलब अनुमान तो हमने सुना, पर क्या कुछ पुष्ट मामले हैं? हाँ, कुछ हालिया स्टडीज ने इसे क्वांटिफाई करने की कोशिश की है और नतीजे वाकई चिंताजनक है। एक स्टडी ने सिर्फ सोशल मीडिया पर ही 146 कंफर्म्ड विक्टिम्स को ट्रैक किया, जिनका कुल लॉस $15 मिलियन से ज्यादा था। सिर्फ 146 लोगों का? हाँ। एक और विश्लेषण हुआ दुर्व्यवहार रिपोर्ट डेटाबेस का। उसमें 3213 मामलों में से 2570 पुष्ट पीड़ित मिले। न्यूज मीडिया की केस स्टडीज में 50 अलग अलग मामलों में 834 पीड़ित दर्ज किए गए। और इन सब का कुल नुकसान? सिर्फ इस रिपोर्टेड केसों से ही अनुमानित कुल नुकसान $521 मिलियन से ज्यादा है। अब आप सोचिए, जो मामले रिपोर्ट ही नहीं होते उनका आंकड़ा कहां जाएगा? ये तो सिर्फ पैसों का नुकसान है। लोगों पर व्यक्तिगत रूप से क्या बीतती होगी? वो शायद पैसों के नुकसान से भी ज्यादा बुरा है। व्यक्तिगत नुकसान कुछ $100 से लेकर लाखों डॉलर तक हो सकता है। कई लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी चली जाती है, रिटायरमेंट फंड खत्म हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई के पैसे डूब जाते हैं। हे भगवान! और फिर इसका जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक असर है, गहरा डिप्रेशन, शर्मिंदगी, अपराध बोध, रिश्तों का टूटना और भविष्य में किसी पर भी भरोसा न कर पाना, ये सब बहुत आम है। आपने शुरू में वो मानव तस्करी वाले पहलू का जिक्र किया था, वो इन घोटालों से कैसे जुड़ा है? जरा इस पर और रोशनी डालें। ये इस पूरे ऑपरेशन का शायद सबसे डरावना और अमानवीय पहलू है। जैसा मैंने बताया, ये स्कैम बड़े आपराधिक सिंडिकेट चलाते हैं, अक्सर चीन से जुड़े हुए हैं। ये लोग दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर कंबोडिया, लाओस और म्यांमार में बड़े बड़े कंपाउंड चलाते हैं। और इन कंपाउंड्स में काम करने के लिए ये लोग एशिया और अफ्रीका के कई देशों से लोगों को लाते हैं। कैसे लाते हैं? अच्छी तनख्वाह वाली टेक्नोक्रियों का लालच देकर। कहते हैं कि आपको कंप्यूटर पर काम करना है, अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन जब लोग वहां पहुंचते हैं तो उनके पासपोर्ट और फोन छीन लिए जाते हैं। और फिर उन्हें इन स्कैम सेंटरों में जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया जाता है। उनसे यही पिग बुचरिंग स्कैम करवाया जाता है। तो मतलब स्कैम करने वाले भी शिकारी हैं? हाँ बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि शायद लाखों लोग इन सेंटरों में फंसे हुए हैं। ये आधुनिक गुलामी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। लाखों लोग? ये तो अविश्वसनीय है। वहां उनके साथ कैसा बर्ताव होता है? हालात बहुत बुरे हैं। रिपोर्टों के अनुसार उन्हें दिन में 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। टारगेट पूरे नहीं हुए या भागने की कोशिश की तो मारपीट, यौन हिंसा, बिजली के झटके देना, ये सब आम है। उनके परिवारों को भी धमकाया जाता है। ये सुनकर तो दिल दहल जाता है। हाँ, और उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है सोशल इंजीनियरिंग की, मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को फंसाने की। म्यांमार खासकर 2021 के मिलिट्री कू के बाद इन एक्टिविटीज का एक बड़ा गढ़ बन गया है। वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। और ये कितना बड़ा कारोबार है? कुछ अनुमान तो ये भी कहते हैं कि कंबोडिया, लाओस और म्यांमार में ये जो संगठित फ्रॉड का धंधा है, ये उनकी कुल जीडीपी का 40% तक हो सकता है।
और ये अक्सर वैध दिखने वाले टेक्नोलॉजी पार्क या स्पेशल इकोनॉमिक जोन की आड़ में चलाए जाते हैं। ये तो संगठित अपराध, मानवाधिकार उल्लंघन और वैश्विक वित्तीय धोखाधड़ी का एक बहुत ही जटिल और भयावह नेक्सस है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर और सीमा पार फैले इस अपराध से निपटना कितना मुश्किल होगा। कानून प्रवर्तन एजेंसियों और टेक इंडस्ट्री के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या इन पर अलग अलग नजरिया भी है? बिल्कुल, कानून प्रवर्तन के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो इसका इंटरनेशनल होना ही है। पीड़ित कहीं और, अपराधी कहीं और, पैसा कहीं और जा रहा है। हाँ, और जिन देशों में ये स्कैम सेंटर चल रहे हैं, यानी साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश, वहाँ कई बार स्थानीय भ्रष्टाचार या सीमित संसाधनों की वजह से पूरा सहयोग नहीं मिल पाता। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और प्रक्रियाएं भी जटिल और धीमी हो सकती हैं। तो समाधान क्या है? जोर अब इस बात पर है कि देशों के बीच ज्यादा आक्रामक सहयोग हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, जॉइंट टास्क फोर्स बने और जिन देशों में ये कंपाउंड चल रहे हैं उन पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जाए कि वो कार्रवाई करें। और टेक इंडस्ट्री की क्या भूमिका है? उन पे भी तो सवाल उठते होंगे। हाँ बिल्कुल, टेक इंडस्ट्री की जिम्मेदारी पर काफी बहस है। आलोचक कहते हैं कि डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे। उनके वेरिफिकेशन सिस्टम कमजोर हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज पर भी आरोप लगते हैं कि वो KYC यानी नो योर कस्टमर नियमों का सख्ती से पालन नहीं करते, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग आसान हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि ये कंपनियां यूजर ग्रोथ को सुरक्षा से ज्यादा तरजीह देती हैं। लेकिन इंडस्ट्री का भी अपना पक्ष होगा। हाँ, इंडस्ट्री का कहना है कि स्कैमर्स बहुत शातिर हैं। वो लगातार नए तरीके निकालते रहते हैं सुरक्षा उपायों को बाईपास करने के। उनका तर्क ये भी है कि अगर हम हर चीज को पूरी तरह मॉनिटर करेंगे तो वो यूजर्स की प्राइवेसी का बड़ा उल्लंघन होगा। और कई बार प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने से ज्यादा असरदार होता है यूजर को एजुकेट करना। और इस सब के बीच जो पीड़ित हैं, उनका क्या कहना है? उनकी क्या मांगे हैं? जो विक्टिम एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, वो कुछ जरूरी बातों पर जोर देते हैं। पहला, पीड़ितों के लिए सही मदद, सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी, जो उनके ट्रॉमा को समझे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कर्मचारियों की बेहतर ट्रेनिंग, ताकि वो स्कैम के रेड फ्लैग्स यानी चेतावनी संकेतों को पहचान सकें। तीसरा, पीड़ितों को दोष देने की जो प्रवृत्ति है समाज में, उसके खिलाफ कानूनी सुरक्षा। और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है लूटे गए पैसे की रिकवरी के लिए ज्यादा संसाधन और बेहतर तरीके। लेकिन क्या बैंक या वित्तीय संस्थान इसमें अपनी कोई व्यवहारिक कठिनाई बताते हैं? हाँ, उनकी भी चिंता है। जैसे अगर वो कोई वायर ट्रांसफर नहीं रोक पाए तो क्या उन पर कानूनी देनदारी आएगी? धोखाधड़ी का पता लगाने वाले जो नए और महंगे सिस्टम हैं, उनको लागू करने की लागत, और हमेशा एक संतुलन बनाना पड़ता है ग्राहक को सुविधा देने और सुरक्षा के कड़े नियम लागू करने के बीच। 25 में इस क्षेत्र में कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं? कोई नई प्रगति या बदलाव, खासकर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर? हाँ, एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड जो दिख रहा है वो है स्कैमर्स द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का बढ़ता इस्तेमाल। AI का इस्तेमाल कैसे? वो अब ChatGPT जैसे जो बड़े भाषा मॉडल यानी LLMs हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उन्हें भाषा की दिक्कतें दूर करने में मदद मिलती है। वो ज्यादा स्वाभाविक तरीके से बातचीत कर सकते हैं और एक साथ कई लोगों को टारगेट कर सकते हैं। मतलब बातचीत और ज्यादा विश्वसनीय लगती होगी। बिल्कुल, वो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट बना सकते हैं, वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी आवाज की नकल, वीडियो कॉल के लिए डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, AI से बनी प्रोफाइल तस्वीरें इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे ब्लॉकचेन एनालिसिस में कुछ हुआ है। हाँ, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि ज्यादातर पैसा क्रिप्टो में जाता है, तो ब्लॉकचेन की एनालिसिस अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ब्लॉकचेन वैसे तो एनोनिमस होता है, लेकिन ट्रांजैक्शंस पब्लिक होते हैं, तो एक्सपर्ट्स उन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करके फंड्स के फ्लो का पता लगा सकते हैं। क्या इसके कुछ सफल उदाहरण हैं? हाँ बिल्कुल, 2024 में US सीक्रेट सर्विस ने पिग बुचरिंग ऑपरेशनों से जुड़े $225 मिलियन से ज्यादा की क्रिप्टो जब्त की। लॉस एंजलिस काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने भी ब्लॉकचेन फॉरेंसिक्स का इस्तेमाल करके कई पीड़ितों के लिए पैसा रिकवर किया। एशिया पैसिफिक देशों की एजेंसियों ने मिलकर 47 मिलियन USDT फ्रीज किए। वाह, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, और अब ऐसे नए सिस्टम भी बन रहे हैं जो संदिग्ध वॉलेट्स के पैटर्न को पहचान कर ऑटोमेटिकली फ्लैग कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी यहाँ दोनों तरफ इस्तेमाल हो रही है। और सरकारें, रेगुलेटरी बॉडीज वो क्या कर रही हैं? वो भी अब ज्यादा सक्रिय हो रही हैं। अमेरिका में फिनसेन है जो फाइनेंशियल क्राइम्स पर नजर रखता है। उन्होंने सितंबर 2023 में पिग बुचरिंग की पहचान और रिपोर्टिंग पर डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की। US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उन लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं
जो इस स्कैम के लिए मानव तस्करी में शामिल हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन ने 2022 में एक कड़ा एंटी टेलीकॉम फ्रॉड कानून लागू किया है और वो साउथ ईस्ट एशियाई देशों पर लगातार दबाव डाल रहा है कि वो अपने यहाँ चल रहे इन स्कैम कंपाउंड्स पर कार्रवाई करें। तो इन सब डेवलपमेंट्स का टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ रहा है? बैंक और टेक प्लेटफॉर्म कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? बैंक और क्रिप्टो एक्सचेंज अब ज्यादा उपाय कर रहे हैं। वो बिहेवियरल एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ग्राहक के सामान्य लेन देन के पैटर्न से अलग कुछ दिखे तो उसे फ्लैग करना। अच्छा, बड़ी क्रिप्टो खरीद या ट्रांसफर पर ज्यादा जांच पड़ताल हो रही है। केवाईसी प्रोसेस को सख्त किया गया है और वो ग्राहकों को एजुकेट करने के लिए कैंपेन भी चला रहे हैं। और सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स, वो भी नकली प्रोफाइल्स और बॉट्स को पकड़ने के लिए एआई सिस्टम लगा रहे हैं, फोटो वेरिफिकेशन को बेहतर बना रहे हैं, संदिग्ध बातचीत के पैटर्न पर नजर रख रहे हैं, रिपोर्टिंग के तरीकों को आसान बना रहे हैं और लॉ एनफोर्समेंट के साथ ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। और कानून प्रवर्तन एजेंसियां क्या नई रणनीति अपना रही हैं? वो अब एसेट रिकवरी यानी पैसा वापस लाने पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। इसके लिए ब्लॉकचेन एनालिसिस और सिविल जब्ती जैसी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ रहा है। अमेरिका में रिएक्ट जैसे मल्टी एजेंसी टास्क फोर्स बने हैं और वो ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। भविष्य की ओर देखते हुए आपको क्या लगता है, यह खतरा आगे कैसे बढ़ सकता है और इसे रोकने में मुख्य चुनौतियां क्या बनी रहेंगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्कैमर्स और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जाएंगे। वो एआई का इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर करेंगे, ज्यादा पर्सनलाइज्ड अटैक करने के लिए। डीप फेक टेक्नोलॉजी और बेहतर हो सकती है, जिससे वीडियो कॉल्स में भी धोखा देना आसान हो जाएगा। पैसे को छिपाने के लिए वो शायद डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, जिसे ट्रैक करना और मुश्किल हो सकता है। और एक डर ये भी है कि ये ऑपरेशन साउथ ईस्ट एशिया से निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में जैसे अफ्रीका या लैटिन अमेरिका, जहां शासन कमजोर है, वहां फैल सकते हैं। चुनौतियां वही रहेंगी, प्राइवेसी बनाम सिक्योरिटी की बहस, असली और नकली बातचीत में फर्क करना, अपराधियों की टेक्नोलॉजी का तेजी से बदलना, अलग अलग देशों के कानूनों में तालमेल ना होना और अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए संसाधनों की कमी, ये सब बड़ी चुनौतियां बनी रहेंगी। तो इन गंभीर चुनौतियों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? संभावित समाधान क्या है? देखिए, कोई एक जादुई समाधान तो नहीं है। एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए होगी। टेक्नोलॉजी के लेवल पर हमें और बेहतर एआई सिस्टम बनाने होंगे जो फ्रॉड को जल्दी पकड़ सकें। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स टूल्स को और तेज और सटीक बनाना होगा ताकि पैसा जल्दी ट्रैक और रिकवर किया जा सके। और नीतिगत स्तर पर मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, देशों के बीच संधियां, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कड़े और एक जैसे फ्रॉड रोकने के नियम और पीड़ितों की मदद के लिए खासकर पैसा रिकवर करने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सब जरूरी होगा। और हाँ, उन स्कैम सेंटर्स में फंसे लोगों को बचाने और उन्हें विसल ब्लोअर की तरह सुरक्षा देने पर भी ध्यान देना होगा। उद्योग के अंदर भी सहयोग की जरूरत होगी। बिल्कुल, जैसे बैंक, क्रिप्टो एक्सचेंज और टेक कंपनियां आपस में खतरे की जानकारी शेयर करने के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म बनाएं, जॉइंट थ्रेट इंटेलिजेंस पर काम करें। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो ये पिग बचरिंग स्कैम सिर्फ एक ऑनलाइन फ्रॉड नहीं है। ये टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल, संगठित अपराध और मानवाधिकारों के हनन का एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण है। हाँ, $75 बिलियन से ज्यादा का अनुमानित नुकसान ये दिखाता है कि आज के जमाने का फाइनेंशियल क्राइम कितना जटिल, कितना ग्लोबल हो गया है और ये हमारे मौजूदा कानूनों और सुरक्षा इंतजामों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और वो जो दोहरा शिकार वाला पहलू है, एक तरफ वो जिनका पैसा गया, दूसरी तरफ वो जिन्हें जबरदस्ती ये काम करवाया जा रहा है, ये इसे सिर्फ एक फ्रॉड से कहीं ज्यादा एक नैतिक मुद्दा बना देता है। सही कहा। उन स्कैम कंपाउंड्स में फंसे लाखों लोग एक बहुत बड़े मानवाधिकार संकट की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि कुछ हालिया सफलताएं जैसे वो करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो जब्ती ये उम्मीद भी जगाती हैं कि अगर मिलकर काम किया जाए तो फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जब लॉ एनफोर्समेंट, टेक कंपनियां और बैंक साथ आते हैं तो इन अपराधियों पर नकेल कसी जा सकती है। ब्लॉकचेन की पारदर्शिता जो अपराधियों को छिपने में मदद करती है, उसी का इस्तेमाल उन्हें पकड़ने के लिए भी हो सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा, एआई और डीप फेक का बढ़ता इस्तेमाल ये बताता है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी और लगातार बदलती रहेगी। हाँ, चुनौती यही है कि हम बचाव के ऐसे तरीके विकसित करें जो इन नई तकनीकों का मुकाबला कर सकें, लेकिन साथ ही लोगों की प्राइवेसी और ऑनलाइन आजादी का भी ध्यान रखें। बिल्कुल, और इसके लिए सरकारों, टेक कंपनियों, बैंकों और समाज के तौर पर
हम सबको मिलकर लगातार कोशिश करनी होगी। पिग बुचरिंग स्कैम हमारी डिजिटल दुनिया की कुछ बुनियादी कमजोरियों को दिखाता है। हाँ, और इन कमजोरियों को दूर करने के लिए सिर्फ तकनीकी पैबंद लगाना काफी नहीं होगा। हमें ये सोचना होगा कि हम एक समाज के तौर पर अपने सबसे वल्नरेबल लोगों को इस तरह के सोफिस्टिकेटेड शोषण से कैसे बचा सकते हैं। इस पूरे चर्चा के अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। डिजिटल युग में इंसानी गरिमा की रक्षा का मतलब सिर्फ पैसों की धोखाधड़ी रोकना नहीं है। बिल्कुल, इसका मतलब उन जटिल सिस्टम्स को समझना और उनसे लड़ना भी है जो इंसानों का शोषण करते हैं, चाहे वो धोखे का शिकार हुआ निवेशक हो या गुलामी में जकड़ा हुआ कोई मजबूर इंसान। इन आपराधिक नेटवर्क्स को खत्म करने और भविष्य के पीड़ितों को बचाने के लिए एक व्यापक, समन्वित और लगातार चलने वाली कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है।